हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, चलिए आज आपके लिए लेके आया हूं सेवंथ यूनिट। जी हाँ, सेवंथ यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा कि आपकी स्टडी थोड़ी डिस्टर्ब हुई होगी। बट कोई नहीं, अब आप तैयार हो जाइए। जो आपके कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, बहुत बच्चों की क्वेरीज भी रहती थी, तो चलिए अब हम सबको सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलो बच्चों, आज जो है ना, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। जी हाँ, हम मैटर की बात करने वाले हैं बच्चों, और वो भी फिजिक्स में। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में कि मैटर किसे कहते हैं, क्या होता है मैटर। लेकिन ये मैटर की एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉपर्टीज की स्टडी हम करेंगे फिजिक्स में। तो ये है यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, वो है सॉलिड। एट फर्स्ट देखिए हम सॉलिड किसे कहते हैं, पता होगा सभी बच्चों को सॉलिड क्या होते हैं। चलिए देखिए, सॉलिड में हम एट फर्स्ट यू कह सकते हैं जिसकी डेफिनिट शेप हो और डेफिनिट ही वॉल्यूम हो, उसे हम सॉलिड कहते हैं। पढ़ा होगा ना आपने सॉलिड की डेफिनेशन, ए सब्सटेंस which possess the definite shape as well as definite volume is called solid। यही है सॉलिड। अब इनके बाद जो सॉलिड जो है, इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो सॉलिड है इनकी डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है और डेफिनेट ही शेप क्यों होती है। तो क्योंकि जो ये पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में, वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ये बॉडी डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम को शो करता है। तो आप यूं कह सकते हैं ए सब्सटेंस whose constituent particles are held together through the strong intermolecular force of attractions with the common distance of separations is called solid। It means हम यूं कह सकते हैं बच्चों, constituent particle held together through strong intermolecular force। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से हेल्ड होगी, उसे ही हम सॉलिड कहते हैं। अब जो सॉलिड है बच्चों, इनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी लो। जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, अब ये सॉलिड है, यदि इनको हम कॉम्प्रेस कर दें, पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड है कि इसे हम कॉम्प्रेस ही नहीं कर सकते, इट मींस नेग्लिजिबल एक्सटेंट में। तो हम यूं कह सकते हैं जो सॉलिड है इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी लो। पार्टिकल्स क्लोज्ड है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से है, तो इनकी जो डेंसिटी होगी बच्चों वो होगी हाई। डेंसिटी जो है वो होगी हाई। इज दैट क्लियर? तो बच्चों सॉलिड की हम बात कर रहे थे, तो सॉलिड की एक जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज है जो कि आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, वो है इलास्टिसिटी। जी हाँ, तो इलास्टिसिटी की हम बात करेंगे इसमें। ये तो जनरल आपको पता था कि सॉलिड हम किसे कहते हैं, फिर भी मैंने आपको रिमाइंड करवाया कि सॉलिड की डेफिनिट शेप होती है, डेफिनिट वॉल्यूम होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो होती है वो मिनिमम होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी लो होती है, और डेंसिटी हाई होती है। तो ये तो है सॉलिड। सॉलिड की जो मेन प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है इलास्टिसिटी। अब देखिए इलास्टिसिटी क्या है, किसे कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के लिए बच्चों, यदि कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते ही बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है, लेंथ, साइज, शेप, वॉल्यूम, ये चेंज हो जाए,
और फिर जो हम फोर्स रिमूव करें तो ये अपने एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और जो बॉडी होगी उसे हम कहेंगे इलास्टिक बॉडी। देखिए, मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करते ही स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स, तो ये बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। फिर आपने फोर्स रिमूव किया तो ये बॉडी क्विकली अपने एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। और जो ये प्रोसेस होगी उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? हम यूं कह सकते हैं इलास्टिसिटी जो है बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टीज है। इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी। इट मीन्स when external forces are applied on the body, then body change their configuration, length, size, shape, volume, again regain its actual configuration when deforming forces are removed. It means when external forces are removed. It's called elasticity. तो जो ये elasticity में, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, ये है बलून। बलून को आप क्या करते हैं, जैसे इसको कॉम्प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस करते कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, और फोर्स रिमूव करते हुए क्विकली अपने एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आ रही है, तो ये इलास्टिसिटी है। और जो ये बॉडी होगी, इस बॉडी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। इज दैट क्लियर? तो देखिए, इलास्टिसिटी से रिलेटेड कई एक टर्म्स है बच्चों। एट फर्स्ट important terms related to elasticity. At first, deforming force। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स हम किसे कहते हैं? क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर रही है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यदि स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही है ना। बलून को कंप्रेस कर रहे हैं, बलून अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही है ना, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए आप यूं कह सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल फोर्सेस है जो बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर देती है। इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड कैन बी चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशंस, लेंथ, साइज, वॉल्यूम। इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? डिफॉर्मिंग फोर्स। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड change their configuration such as length, breadth, size, volume, etc. is called deforming force. तो बच्चों ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आप डिफॉर्मिंग फोर्स में एक ही लाइन में याद रख सकते हैं, जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर दे उसे ही हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में बच्चों इलास्टिसिटी। अभी मैंने बताया था आपको, जो इलास्टिसिटी है ये जो बॉडी की प्रॉपर्टीज है, डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आती है। तो ये जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आएगी इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। हम यूं कह सकते हैं इलास्टिसिटी के लिए, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड देन बॉडी रिगेन इट्स एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन।
without any changing is called elasticity. It means when deforming forces are removed, then body regain its actual configuration is called elasticity. इसी को हम कहेंगे बच्चों elasticity. इसी में एक होता है परफेक्टली elastic body. अब परफेक्टली में बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं इमीडिएटली बॉडी चेंज करे अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को, मतलब जिस कॉन्फ़िगरेशन उसी में आ जाएगी और बिना कोई चेंजिंग किए हुए. जैसे स्प्रिंग है, फोर्स अप्लाई किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, जैसे ही रिमूव करते हैं तो क्विकली अपनी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आए और एज इट इज पहले की तरह हो, तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहलाता है. इट मींस बॉडी regain its actual configuration immediately when deforming force removed without any changing is called perfectly elastic body. फिर इनके बाद perfectly plastic body. देखो बच्चों, इलास्टिक में तो बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है और प्लास्टिक में क्या, जो चेंज ना करे. इट मींस जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को शो ना करे वो प्लास्टिक. जैसे देखिए चेयर है, स्टूल है, ये प्लास्टिक है ना. क्यों प्लास्टिक है? क्योंकि यदि आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करती है. हाँ, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक करेगी, टूटेगी. तो हम यूं कह सकते हैं जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को शो ना करे उसे प्लास्टिक कहते हैं. जो इलास्टिक नहीं है वो प्लास्टिक है. डज नॉट possess the elasticity is called perfectly plastic body. तो बच्चों ये elasticity से रिलेटेड टर्म्स थे. डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग में आपने देखा कि जब फोर्स रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को रिगेन कर लेती है, लेकिन जिस फोर्स की वजह से बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है उसे डिफॉर्मिंग कहते हैं. और ये जो इलास्टिसिटी है इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाती है. फिर परफेक्टली इलास्टिक इमीडिएटली बिना कोई चेंज किए हुए. और परफेक्टली प्लास्टिक में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो ना करे उसे हम कहते हैं प्लास्टिक. अब हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रेस की. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस के लिए जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाए तो पर यूनिट एरिया में जितनी चेंजिंग आएगी उसे हम कहते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस. इट मींस जब बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाए तो पर यूनिट एरिया में कितनी चेंजिंग हुई है इसे हम स्ट्रेस कहते हैं. यूनिट के लिए देखिए, फोर्स है तो न्यूटन, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इसी को हम बोलते हैं पास्कल. और सीजीएस में डायन
सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन में आप लिख सकते हैं न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर अपॉन में मीटर की स्क्वायर, स्क्वायर से मीटर कैंसल आउट, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो ये है डायमेंशन। तो बच्चों स्ट्रेस के लिए हम यूं कह सकते हैं जो पर यूनिट एरिया में डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से चेंजिंग आ रही वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस दो टाइप से होती है बच्चों, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एट फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ये है नॉर्मल स्ट्रेस। और सेकंड है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल या इसी को हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। अब दोनों की स्टडी हम वन बाय वन करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं और टेंजेंशियल स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस में बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, हम यूं कह सकते हैं व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया, इट मीन्स लेंथ और कॉन्फ़िगरेशन मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। इसी को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब या तो लेंथ बढ़ रही है या घट रही है, तो ही बात हो सकती है। तो देखिए एट फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस में ये है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये सिलेंड्रिकल बॉडी में इसकी लेंथ क्या है एल, लेंथ है एल। और जैसे इनके ऊपर हम क्या करते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते ही ये जो चेंजिंग आएगी वो डेल्टा एल, डेल्टा एल की चेंजिंग आएगी। तो ये लेंथ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, तो इसे हम क्या कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इट मीन्स व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी increase their length in small extent is called tensile stress. Is that clear? तो टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज देयर लेंथ, इट मीन्स डेल्टा एल में। तो ये है टेंसाइल स्ट्रेस। सेकेंड है बच्चों इसी में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में मान लीजिए जैसे ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल बॉडी की लेंथ है एल, इनके ऊपर जैसे ही फोर्स हमने अप्लाई किया तो ये बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन जो ना डिक्रीज हो रही है आपकी, वो भी डेल्टा एल एक्सटेंट में कॉम्प्रेस किया गया ना, तो ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिक्रीज देयर लेंथ इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसमें क्या होगा डिक्रीज होगा बच्चों, डिक्रीज है, डिक्रीज में कॉम्प्रेस किया गया है और इंक्रीज में टेंसाइल हुई है। नेक्स्ट इसी में हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉडी है, इनकी रेडियस है आर और इनको किसी भी फ्लूइड में हम प्लेस करते हैं, फ्लूइड में प्लेस करते ही इनमें जो चेंजिंग आएगी वो आएगी डेल्टा आर की, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इट मीन्स when deforming forces are applied on the body
and body increase their volume in small extent due to absorption of fluid. It means when body are placed in fluid or liquid, then it can be increase their configuration. It's called hydraulic. Hydraulic stress properly absorption of water और लिक्विड की वजह से होती है. जैसे एग्जांपल के लिए आप चने को पानी में रखते हैं, चने की वॉल्यूम इंक्रीज करती है ना, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से हुई है ना. तो यही तो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस. प्लेइंग बॉल आती है, उसे भी पानी में रखते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, तो ये भी हाइड्रोलिक स्ट्रेस है. ठीक है बच्चों. तो ये नॉर्मल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस. नॉर्मल का जो ये फर्स्ट टू टाइप है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. और नेक्स्ट है बच्चों शियरिंग या टेंजेंशियल. शियरिंग स्ट्रेस. शियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए ये सामने डोर है, दरवाजा जो होती है वुडन ब्लॉक की बनी हुई है, तो कई एक बार सर्दियों के मौसम में या विंटर सीजन में इसे खोलने और बंद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. क्यों होती है बच्चों? क्योंकि ये जो वुडन ब्लॉक जो है ये है रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन ये जो एंगल 90 डिग्री है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या इनके झुकाव की वजह से 90 जो है ना, या तो इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज कर जाती है. तो एंगल की जो चेंजिंग आएगी वो डेल्टा थीटा. ये जो डेल्टा थीटा एंगल की चेंजिंग आ रही है, इसे ही हम शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं. जैसे मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड, और इस क्यूब में हर एक कॉर्नर पे जो एंगल है वो है 90 डिग्री, बट जो स्मॉल चेंजिंग आ रही है, जो स्मॉल चेंजिंग आएगी वो है यहाँ पे डेल्टा थीटा. यही है शियरिंग स्ट्रेस. तो बच्चों ये शियरिंग स्ट्रेस की बात थी. शियरिंग स्ट्रेस में डेल्टा थीटा है. क्लियर है ना? स्ट्रेस किसे कहेंगे? स्ट्रेस एक लाइन में ही फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए होता है. और ये इनके टाइप्स हैं. टाइप में एक नॉर्मल, नॉर्मल में लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, और शियरिंग में एंगल की चेंजिंग आएगी. तो ये है स्ट्रेस.